बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से पिंड आपस में टकरा करके अपनी जो है ऊर्जा मेंटेन रखते हैं यदि जो है टक्कर कैसी हो, प्रत्यास्थ हो। और कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। देखिए, संपूर्ण ऊर्जा तो संरक्षित रहती ही रहती है, लेकिन यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। और संवेग तो किसी भी प्रकार की संघट्ट में संरक्षित ही रहता है। केवल गतिज ऊर्जा जो होती है वो प्रत्यास्थ संघट्ट में ही संरक्षित रहती है। और इससे पहले जो है हमने एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में किस तरह से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है और टोटल ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। तो जब कोई पिंड नीचे आ रहा होता है पृथ्वी से की ऊंचाई से, तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ती जाती है क्योंकि वेग बढ़ता है, लेकिन उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा घटती है। लेकिन दोनों ऊर्जाओं का योग संरक्षित रहता है, ये भी हमने देखा। उसका ग्राफ जो है छूट गया था, उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, उसमें मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में ऊर्जा का जो ग्राफ है वो देखिए, यहां पर हम ऊंचाई लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं ऊर्जा। अब ये ग्राफ आते हैं, ये गतिज ऊर्जा का ग्राफ है, ये ऊंचाई h हो गई, और ये है हमारा स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ। ये है स्थितिज ऊर्जा। और यहां पर लिखते हैं हम संपूर्ण ऊर्जा। ये जो सीधी रेखा है वो प्रदर्शित करती है कि संपूर्ण ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखेंगे कि ऊंचाई बढ़ेगी, मतलब अधिकतम ऊर्जा कब होगी गतिज ऊर्जा? जब उसकी ऊंचाई शून्य हो जाएगी। देखिए, शून्य ऊंचाई पर, ऊंचाई सबसे कम कहां पर है? यहां पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई है। और स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ शुरू ही हो रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य होगी पृथ्वी के तल पर। ऊंचाई शून्य है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। और ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे वस्तु नीचे की तरफ आएगी, है ना, क्योंकि h ऊंचाई पर देखिए गतिज ऊर्जा शून्य है, और जब वस्तु पृथ्वी तल से टकराएगी यानी ऊंचाई उसकी शून्य हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ये ग्राफ शो कर रहा है कि शून्य ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से शून्य ऊंचाई पर वस्तु जब आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस तरह से दोनों ऊर्जाओं का योग जो है वो नियत रहता है। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे का, और वो टॉपिक है द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट्ट। यानी जो यहां पर पिंड होंगे वो आपस में टकराएंगे तो, लेकिन टक्कर के पश्चात दो अक्षों में गति करेंगे एक साथ, मतलब उसका जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो हम लेने जा रहे हैं उसमें गति होगी। और यहां पर ये भी जो है टक्कर जो है वो पूर्णतया प्रत्यास्थ ही है। इसका ज्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा ही है, क्योंकि हम जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उन रिजल्ट्स का प्रयोग करके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, और वैसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि माना एक पिंड A जिसका द्रव्यमान m1 है, वह
u1 वेग से x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। और किसी दूसरे स्थिर पिंड B से टकराता है। टक्कर के पश्चात दोनों पिंड क्रमशः V1 तथा V2 वेग से x अक्ष के सापेक्ष θ1 तथा θ2 कोण पर गतिमान हो जाते हैं। ये हमने सपोज कर लिया है, उसका चित्र बना देते हैं। देखिए यहां पर ये हमारा पहला पिंड है A, इसका द्रव्यमान m1 है और ये u1 वेग से गतिमान है। अब ये किसी स्थिर पिंड से जो कि B है टकराता है, इसका द्रव्यमान m2 है। टक्कर के पश्चात ये x अक्ष है, टक्कर के पश्चात ये जो हमारा पहला वाला पिंड है, मान लिया वो इस दिशा में गति करता है, ये पिंड A है और इसका वेग v1 है। हालांकि ये सब सदिश राशियां हैं वेग तो इसको, और ये कोण θ1 है जैसा कि लिखा गया है। फिर दूसरा जो पिंड B है पहले तो स्थिर था, टक्कर के बाद ये गति करने लगा और ये जो है मान लिया इस दिशा में गति कर रहा है और ये पिंड B है और ये V2 वेग से गतिमान हो गया। कोण इसका बन रहा है θ2। अब यहां पर समझने की बात यह है कि देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया, ये ऋणात्मक y अक्ष है और ये धनात्मक y अक्ष है। ये परीक्षा में आता है तो आपको जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या देखिए टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ है, ये हम केस लेके चल रहे हैं क्योंकि संवेग तो सभी टक्करों में सभी संघट्टों में संरक्षित रहता ही है, तो संवेग एक सदिश राशि है। अतः टक्कर के पश्चात पिंडों का संवेग x अक्ष तथा y अक्ष के अनुदिश अलग अलग संरक्षित रहेगा या हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि देखिए पहला पिंड तो गतिशील है और x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, तो इसका प्रारंभिक संवेग जो है m1 u1 होगा, ठीक है। दूसरा पिंड तो गतिमान ही नहीं है तो उसका संवेग शून्य हो जाएगा, तो टक्कर के पहले का कुल संवेग m1 u1 ही होगा। अच्छा, टक्कर के पश्चात पिंड जो है xy तल में गति कर रहे हैं, ये जो गति हो रही है वो xy तल में हो रही है। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पिंडों के xy तल में संवेगों के घटक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो अब इस वाले का द्रव्यमान m1 है तो इस दिशा में
क्षैतिज घटक जो हो जाएगा m1 v1 cos θ1। इस वाले का द्रव्यमान m2 है तो इसका संवेग क्षैतिज घटक हो जाएगा m2 v2 cos θ2। ये हो गए क्षैतिज दिशा में संवेग। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी बाई अक्ष के अनुदिश इसका संवेग का घटक जो होगा वो होगा m1 v1 sin θ1, है ना। इसका संवेग हो जाएगा दूसरे वाले पिंड का बाई अक्ष के अनुदिश m2 v2 sin θ2। ये ऋणात्मक बाई अक्ष के अनुदिश है। तो जैसा मैंने लिखा है कि संवेग एक सदिश राशि है, अतः टक्कर के पश्चात पिंडों का संवेग एक्स अक्ष तथा बाई अक्ष के अनुदिश अलग अलग संरक्षित होगा। पिंड ए का टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों के एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग जो होंगे वो क्या होंगे, देखिए ये लिखे हुए हैं क्या, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अतः एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, लेकिन ये एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो एक्स टक्कर से पहले का संवेग क्या है, केवल m1 u1 है, दूसरा पिंड तो स्थिर है तो ये हो जाएगा m1 u1 केवल बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद का संवेग। ये देखिए दोनों वस्तुएं चल रही है एक्स अक्ष के अनुदिश m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये समीकरण 1 हो गई। टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का वाई अक्ष के अनुदिश कुल संवेग कितना हो गया, देखिए ये संवेग वाई अक्ष के अनुदिश है, ये भी वाई अक्ष के अनुदिश है, लेकिन इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए इसको यदि हम धनात्मक लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 v1 sin θ1 माइनस इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा m2 v2 sin θ2। अब इसको संवेग संरक्षण का नियम लगा दीजिए वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियमानुसार देखिए प्रारंभिक संवेग वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग था ही नहीं, क्योंकि जो हमारा पहला पिंड था वो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा था, तो वाई अक्ष के अनुदिश तो कोई वस्तु चल नहीं रही थी। तो ये प्रारंभिक वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग जो है, वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग जो है कुल संवेग शून्य है बराबर टक्कर के बाद कितना संवेग हुआ वाई अक्ष के अनुदिश, ये लिखा हुआ है, तो m1 v1 sin θ1 माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो है संवेग है वो ऋणात्मक वाई अक्ष के अनुदिश है, नीचे की ओर है, इसलिए m2 v2 sin θ2। देखा जाए तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई।
अब हम ऊर्जा का संरक्षण नियम लगा दें, क्योंकि इस प्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा तो संरक्षित रहती ही रहती है। और ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। अतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा केवल पहले ही पिंड में थी, पिंड ए में थी, वो थी 1/2 m1u1² बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों पिंड चलने लगे, m1u1v1² प्लस m2 हाफ m2 v2²। देखिए हाफ हटा दीजिए, कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा भाई। इधर 1/2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। मतलब कैसे कटेगा देख लो, m1 u1 का वर्ग बराबर हो जाएगा, 1/2 कॉमन ले लिया, m1 v1 वर्ग प्लस m2 v2 वर्ग, ये 1/2 कट गया, तो m1 u1 का वर्ग बराबर हो जाएगा m1 v1 का वर्ग प्लस m2 v2 का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अच्छा, यहां पर हमने जब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया तो हमने ऊर्जा का वियोजित भाग x अक्ष और y अक्ष के अनुसार नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है। चूंकि ऊर्जा अदिश राशि है, इसलिए हमें इसके वियोजित भाग नहीं लेने पड़े। ये हम बात नोट कर सकते हैं, चूंकि ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, अतः इसके वियोजित भाग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने केवल ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया कि टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। संवेग क्योंकि सदिश राशि था, इसलिए हमने उसके जो है वियोजित भाग x और y अक्ष के अनुदिश प्राप्त किए। अब इन 3 समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण 1, 2 तथा 3 की मदद से हम आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न वैसे आ जाता है कि द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट्ट इलास्टिक से जो है कोलिजन, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसी तरह से उसको समझा दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गई द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट्ट, है ना। अब हम बात करेंगे पूर्णतया अप्रत्यास्थी संघट्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। हमारी हेडिंग है पूर्णतया अप्रत्यास्थी संघट्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये पूर्णतया अप्रत्यास्थी संघट्ट होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, इस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में गतिमान पिंड जब टकराते हैं तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक पिंड की भांति गति करने लगे। तो समझ लीजिए ये जो संघट्ट हुई है, ये जो टक्कर हुई है, वो परफेक्टली
इनइलास्टिक है, पूर्णतया अप्रत्यास्थ है। तो उसको लिख दीजिए। लिखते हैं, वे संघट्ट जिसमें गतिमान दो पिंड टक्कर के पश्चात जुड़कर या कहें चिपक कर, टक्कर के पश्चात एक दूसरे से जुड़कर चिपक कर एक पिंड की भांति गति करते हैं। एक पिंड की भांति गति करें तो उन्हें पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। ये होती है वे संघट्ट जिनमें गतिमान दो पिंड टक्कर के पश्चात एक दूसरे से जुड़कर या कहीं चिपक कर एक पिंड की भांति गति करें तो उन्हें पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। बात क्लियर है। अब हम यहां पर भी, क्योंकि देखिए ये जो अप्रत्यास्थी संघट्ट होती हैं इनमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ऊर्जा भी वो कौन सी? गतिज ऊर्जा। ऐसी टक्करों में गतिज ऊर्जा की हानि होती है। टक्कर के पश्चात जो है, जो निकाय है उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, क्योंकि ये ऐसी संघट्ट है अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट वो संघट्ट होती हैं जिनमें की संवेग तो संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। यदि आपको लिखने को आता है कि वो इसका मतलब क्या है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? वे संघट्ट जिसमें पिंडों की का संवेग तो संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ऐसे संघट्टों को हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि माना दो पिंड ए तथा बी जिनके द्रव्यमान m1 कम क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः m1 तथा m2 हैं, वे x अक्ष के अनुदेश क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गतिमान हैं। क्योंकि ये संघट्ट जो है पूर्णतया अप्रत्यास्थ है तो ये टक्कर के बाद आपस में जुड़ जाएंगे। टक्कर के पश्चात दोनों एक पिंड की भांति v वेग से गतिमान हो जाते हैं। क्या होता है कि देखिए m1 अतः संवेग संरक्षण के नियम, अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। ये हो गई हमारी समीकरण 1। गतिज ऊर्जा का क्या हाल होगा देखिए। अब हमें यहां पर ये हम दिखाएंगे कि
टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा जो है, पिंडों की गतिज ऊर्जा जो है टक्कर के पश्चात घट जाती है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सिद्ध करो या दिखाइए कि पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों की गतिज ऊर्जा, टक्कर के पश्चात पिंडों की गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो ये हमें प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो अब गतिज ऊर्जा के लिए लिखिए। तो पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार के नियम के अनुसार होना तो ये चाहिए क्या, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर है 1/2 m1 प्लस m2 और b स्क्वायर। देखिए दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा का योग बराबर होना चाहिए 1/2। दोनों पिंड एक हो गए हैं, उनका वेग v है, तो ये हमने लगा दिया। अब हम इसको अपनी बात को थोड़ा आसान करने के लिए हम जो है एक पिंड को स्थिर कर लेते हैं, यानी जो दूसरा पिंड है उसको स्थिर मान करके दिखाएंगे कि पिंड जो है, पिंडों को टक्कर के पश्चात पिंडों की गतिज ऊर्जा घट जाती है। ये दो समीकरण हैं। यहां पर जो ये 1/2 हटाया जा सकता है, इसको जरा इसको 2 न मान करके हम इसमें 1/2 हटा दें, फिर बात करते हैं। देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, m1 u1 का वर्ग प्लस m2 u2 का वर्ग बराबर हो गया 1/2 m1 प्लस m2 b स्क्वायर। तो 1/2 कट जाएगा, तो m1 u1 का वर्ग प्लस m2 u2 का वर्ग बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 b स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। यदि पिंड B को स्थिर मान लिया जाए, स्थिर मान लिया जाए, मतलब हमारा u2 जो है बराबर 0 मान रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी, समीकरण 1 देखिए ये 0 हो जाएगा, समीकरण 1 ही है, m1 u1 बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया, बराबर हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। तो इससे v का मान ज्ञात कर लीजिए, है ना। और तो इसको समीकरण 3 डाल लेते हैं और v का मान ज्ञात कर लेते हैं। v बराबर हो जाएगा m1 u1 बटे m1 प्लस m2। ये समीकरण 4। हम यहाँ हमने बता दिया क्या दिखाना चाह रहे हैं कि टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा घट जाती है। उसी तरह से इसमें हम दूसरी वस्तु u2 को 0, समीकरण जो हमारी 2 है में u2 बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा m1 u1 का वर्ग बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 v वर्ग, समीकरण 5। अब हम टक्कर के पश्चात जो गतिज ऊर्जा है वो ये है, और टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा जो है वो इन दोनों ऊर्जाओं का योग है। लेकिन हमने क्या कर लिया है कि एक ही वस्तु को गतिशील ले रहे हैं, ठीक है ना। यदि टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा K1 है तथा टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा K2 है, तो K2 बटे K1, K2 बटे K1 का मान निकालिए और वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा उसको लिखिए, है ना। वो प्राप्त हो जाएगा, देखिए m1 टक्कर के पश्चात ये है m1 प्लस m2 का b स्क्वायर बटे
टक्कर के पहले पहला ही पिंड गतिमान था, है ना, तो हमने उसकी गतिज ऊर्जा ही लिखेंगे, m1 u1 का वर्ग के। ये हमने कौन सी समीकरण प्रयोग की है, K1। देखिए हमने जो टक्कर के पश्चात तो दोनों मिलकर के गति कर रहे हैं ना, तो उनकी टोटल गतिज ऊर्जा इतनी हुई, और टक्कर के पहले एक ही पिंड गति कर रहा था ऐसा हमने मान लिया है, तो उसकी गतिज ऊर्जा इतनी है। अब समीकरण जो है 4 से v का मान रख दीजिए इसमें, तो समीकरण 4 से ये टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा है, सॉरी ये टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा है और ये टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा है। यहां लिख सकते हैं टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बटे टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा। हमने यहां पर क्या माना है, एक ही पिंड गति कर रहा है, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा। और हम यहां दिखाना चाह रहे हैं कि K2 जो है छोटा है K1 से, तो समीकरण 4 से v का मान रख दीजिए, समीकरण 4 से ऊपर की समीकरण में v का मान रखने पर v का मान क्या आया था, ये यहां पर हम रख देंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। देखिए K2 बटे K1 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बटे m1 u1 भी लिखेंगे, v का मान ये वाला लिखेंगे और इसका वर्ग करके लिखेंगे, तो m1 u1 बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये b का मान है ना, इसका पूरे का वर्ग कर दिया। ये अब देखिए थोड़ा हल कर दीजिए इसको, ये हो गया m1 प्लस m2, ये हो गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 u1। देखिए क्या क्या कट रहा है वो समझो जरा इसमें। देखिए ये कट गया इससे, u1 से एक u1 कट जाएगा, ये u1 स्क्वायर पूरा पूरा कट गया है ना, ये u1 स्क्वायर है समीकरण, इसमें m1 u1 स्क्वायर, तो u1 u1 स्क्वायर पूरा कट गया, m1 से ये कट गया, ठीक है ना। और ये देखिए यहां देखिए ये इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास m1 बटे m1 प्लस m2, ये आया K2 बटे K1 का मान, K1 बटे K2 बटे K1 बराबर आ गया m1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें दाहिने पक्ष में देख करके बताओ कि इसका हर बड़ा है या अंश बड़ा है। देखिए हर में लिखा हुआ है m1 प्लस m2, जबकि ऊपर केवल m1 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जो हर है वो छोटा है। m1 यानी जो हर में लिखी हुई संख्या है वो नीचे लिखी गई संख्या से छोटी है, क्योंकि नीचे क्या है m1 प्लस m2 है, तो वो तो ऊपर वाली संख्या से बड़ी हो गई है ना। तो क्या हो गया, क्योंकि m1 छोटा है m1 प्लस m2 से, अतः K2 जब ये छोटा है इससे तो K2 छोटा हो जाएगा K1 से, अतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है। हमने यहां पर दूसरी वस्तु को स्थिर अवस्था में इसलिए माना कि जिससे कि आसानी से रिजल्ट निकल जाए। तो इससे बात सिद्ध हो गई कि जो टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा K2 थी उसका मान K1 से कम आया। तो अतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा की सदैव हानि होती है। ठीक है, अब हम एक अपना अगला टॉपिक लेते हैं और वो है एक
गुणांक। और उस गुणांक का नाम है प्रत्यावस्थान गुणांक। ये जो लिखा हुआ है प्रत्यावस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए दैनिक जीवन में क्या होता है कि कोई भी संघट, कोई भी टक्कर न तो पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्णतया अप्रत्यास्थ। देखिए पूर्णतया प्रत्यास्थ का मतलब हुआ कि टक्कर के पश्चात जो है गतिज ऊर्जा का योग बराबर होगा टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जाओं का योग, ठीक है ना। और अप्रत्यास्थ में ऐसा नहीं होगा, गतिज ऊर्जा कम ही होगी, है ना। तो पूर्णतः और कम क्या होगी, साथ में हमें यह भी देखना है पूर्णतः अप्रत्यास्थ का मतलब टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में जुड़ने भी चाहिए, तभी तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहेंगे। पूर्णतः प्रत्यास्थ है तब तो ठीक है, गतिज ऊर्जा प्रारंभ की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। लेकिन पूर्णतः अप्रत्यास्थ में क्या है कि टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होती ही नहीं है, और साथ में यह भी कंडीशन है कि दोनों पिंड आपस में जुड़ भी जाने चाहिए, चिपक भी जाने चाहिए, तभी हम पूर्णतः प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि टक्कर के पश्चात दोनों पिंड जुड़ ही जाएं हमेशा। तो दैनिक जीवन में कोई भी टक्कर न तो पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है न ही पूर्णतया अप्रत्यास्थ होती है, बीच में होता है, पार्शियली प्रत्यास्थ पार्शियली अप्रत्यास्थ। तो इसलिए हम एक गुणांक की बात करेंगे जिसको कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। इससे हम संघट्ट या टक्कर की कोटि की माप करेंगे और इसी जो गुणांक की मदद से हम जानेंगे कि हमारी टक्कर जो है वो कैसी है, पूर्णतया प्रत्यास्थ है या पूर्णतया अप्रत्यास्थ है या दोनों के बीच की है। तो जो प्रत्यावस्थान गुणांक जो है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, ये देखिए लिखा हुआ। वैसे तो मैंने लिख रखा है, हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर संघट न तो पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं और न ही पूर्णतया अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ संघट की कोटि की माप प्रत्यावस्थान गुणांक से की जाती है कि किस हद तक हमारी टक्कर जो है वो प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ है या बीच की है। वो कैसे की जाती है, प्रत्यावस्थान गुणांक की परिभाषा है कि टक्कर के पश्चात पिंडों की परस्पर दूर हटने की आपेक्षिक गति। भाई टक्कर के पश्चात क्या होता है, पिंड एक दूसरे से दूर हटते हैं, बटे टक्कर से पहले पिंडों की परस्पर पास आने की अपेक्षित गति। इनका अनुपात जो होता है उसे ही हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है कि टक्कर के बाद पिंडों के परस्पर दूर हटने की अपेक्षित गति बटे पिंडों की टक्कर से पहले पिंडों की परस्पर पास आने की अपेक्षित गति को हम इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और हमने सबसे पहले प्रत्यास्थ संघट्ट वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में बताया था, समझाया था कि क्या होता है कि u1 माइनस u2 बराबर होता है v2 माइनस v1। ये u1 माइनस u2 क्या है, टक्कर के पहले पिंडों की परस्पर पास आने की आपेक्षिक गति। और ये बाद में क्या लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है टक्कर के पश्चात पिंडों की परस्पर ये पिंड टक्कर से पहले पिंडों की परस्पर पास आने की अपेक्षित गति, और ये हो गई टक्कर के पश्चात पिंडों की परस्पर दूर जाने की अपेक्षित गति। ये सिद्ध हो गया था कब, जब टक्कर जो थी
प्रत्यास्थ थी, वन डायमेंशनल, एक बीमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में यह बात सिद्ध हुई थी कि u1 माइनस u2 बराबर है v2 माइनस v1। इस परिभाषा के अनुसार क्योंकि ये दोनों अपेक्षिक गतियां बराबर हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2, और ये बराबर हैं तो पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, अतः पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, या कहे पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E का मान क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि v2 माइनस v1 बटे u1 माइनस u2 ये आपस में बराबर थे, तो पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E1 का मान हमेशा 1 आएगा। नंबर पहला है। दूसरा, अब देखिए जब हमने अभी बात की थी पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट की, उसमें क्या होता था कि पिंड आपस में जुड़ जाते थे, इसका मतलब वो एक दूसरे से दूर तो जा ही नहीं रहे हैं, वो तो चिपक गए हैं, अतः उनकी परस्पर दूर जाने की गति जो थी वो शून्य हो गई, दूर जा ही नहीं रहे, मतलब उस स्थिति में v2 माइनस v1 का मान शून्य है, पिंड आपस में चिपक गए हैं पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट में, तो E का मान क्योंकि v2 माइनस v1 शून्य हो गया है, इसलिए पूर्णतया जो है अप्रत्यास्थ संघट्ट में के लिए जो है E बराबर शून्य आएगा, क्योंकि v2 माइनस v1 शून्य है, इसलिए E का मान शून्य आ जाएगा। तो यदि E का मान शून्य है तो टक्कर जो है वो पूर्णतया अप्रत्यास्थ होगी। और तीसरी कंडीशन होगी, यदि E का मान शून्य से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो वो टक्कर जो होगी न तो पूर्णतया प्रत्यास्थ होगी और न ही पूर्णतया अप्रत्यास्थ। अन्य सभी प्रकार के संघट्टों के लिए E का मान शून्य से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो इस तरह से हम E का मान जान करके जो है प्रत्यास्थ संघट्ट की कोटि की माप कर सकते हैं कि वो कैसी है ना। तो ये बात आपकी सिलेबस की कंप्लीट हो जाती है। अभी एक टॉपिक अभी चलेगा, है ना, लास्ट जो है वीडियो मेरी समझ से वही होगा। तो अब हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने नोट कर रखे हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न है कि x अक्ष में 0.1 किलोग्राम की गेंद, m1 की वैल्यू दी गई है 0.1 किलोग्राम, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई उसी दिशा में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 0.2 किलोग्राम की गेंद से टकराती है। टक्कर के पश्चात प्रथम गेंद 2 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस लौटने लगती है। यदि टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ है तो टक्कर के पश्चात दूसरी गेंद की गतिज ऊर्जा की गणना करो। तो ठीक है, तो पहला पिंड का द्रव्यमान ये है और उसका वेग u1 बराबर है 4 मीटर पर सेकंड। दूसरा पिंड का द्रव्यमान जो है वो है 0.2 किलोग्राम और वो जो है उसका वेग u2 है वो 3 मीटर पर सेकंड है। अब जो बात हो रही है v1 की, v1 बराबर है लेकिन लौटने लगती है। ये बात हुई थी कि इन प्रश्नों को हल करते समय संवेग के केस में हम क्या करेंगे, वेगों का मान चिन्ह सहित रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेगों का मान चिन्ह सहित रखेंगे। जब भी संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे उसमें वेगों का मान चिन्ह सहित रखेंगे। किसी एक दिशा में चलने वाले सभी वेगों को धनात्मक लेंगे, उससे विपरीत दिशा में चलने वाले वेगों को ऋणात्मक लेंगे। संवेग में ऐसा करेंगे और ऊर्जा में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे इसमें और v1 का मान जो है दिया गया कि प्रथम गेंद 2 मीटर पर सेकंड से वापस लौटती है, यानी जो पहले जो गति जिस दिशा में थी उससे विपरीत दिशा में आती है, इसलिए v1 का मान हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। हमें v2 पता करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊर्जा दूसरे वाले पिंड की पता करनी है टक्कर के बाद।
तो संवेग संरक्षण का नियम लगाइए, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 का मान 0.1 इंटू 4 प्लस m2 0.2 इंटू 3 बराबर m1 0.1 गुणा करेंगे माइनस का 2 से प्लस m2 का मान है हमारा 0.2 इंटू v2, ये हो गया 0.4 प्लस 0.6 बराबर हो गया माइनस का 0.2 प्लस 0.2 v2। इसको इधर भेज दीजिए, ये हो गया हमारा 1.0 प्लस 0.2 है ना, बराबर हो गया 0.2 v2। तो v2 बराबर हो जाएगा 1.2 बटे 0.2। v2 बराबर हो गया, इसको काट दीजिए, दशमलव हट गया, 6 मीटर पर सेकेंड। v2 का जो है यानी दूसरे पिंड का वेग हो गया 6 मीटर पर सेकेंड से धनात्मक आया है, उसी दिशा में इसका मतलब चलेगी वो, ये भी निश्चित हो गया है। अब हम इसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा निकाल लें, ये तो पूछा गया टक्कर के पश्चात दूसरी गेंद की गतिज ऊर्जा, तो दूसरी गेंद की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर 1/2 m2 0.2, ये हो गया आपका 6 का वर्ग। तो देखिए इससे कट गया, ये 0.1 आ गया, तो 0.1 गुणा 36 बराबर हो गया 3.6 जूल। ये आ गया 3.6 जूल आ गया दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा। बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना है कि संवेग संरक्षण का जब भी सिद्धांत लगाएंगे तो वेगों के चिन्हों का ध्यान जरूर रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक चिकने तल पर गति कर रहा है। यह एक दूसरे 1 किलोग्राम के स्थिर पिंड से टकराता है और वे दोनों पिंड के रूप में एक पिंड के रूप में एक साथ गति करते हैं, तो संघट्ट के समय ऊर्जा की हानि ज्ञात करो। मतलब दोनों पिंड आपस में चिपक जाते हैं और इस तरह से वो एक पिंड की भांति गति करने लगते हैं, तो ये पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट का केस है। और यहां पर देखिए m1 दिया गया है, प्रश्न 2 है ये 0.5 किलोग्राम, और इसका u1 दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड है। और ये दूसरा जो पिंड है m, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और ये जो है स्थिर है, मतलब u2 0 है। तो देखिए टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, संवेग तो संरक्षित रहता है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम यहां भी लगा देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 प्लस m2 इंटू v। m1 0.5 u1 4 है प्लस m2 1 है u2 0 है, बराबर हो जाएगा m1 0.5 प्लस 1 है और इंटू v। तो ये हो गया आपका 2.0 प्लस 0 बराबर हो गया 1.5 v। तो v बराबर हो गया 2/1.5। तो उसका संयुक्त वेग जो है वो इतना हो गया। और इसको हल करना चाहें तो हल कर लीजिए, दशमलव हटा दीजिए, तो 20/15 हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 और 20, 5 3 15, 4/3 हो गई उस संयुक्त पिंड की। 4/3 मीटर पर सेकंड के वेग से वो पिंड चलने लगा, दोनों मिलकर के चलने मतलब चलने लगे। तो अब ऊर्जा की हानि पता करनी है, तो टक्कर के पहले की ऊर्जा पता करो। टक्कर के पहले की ऊर्जा, पहले की गतिज ऊर्जा, क्योंकि पिंड एक ही चल रहा था पहले, है ना, दूसरा वाला तो स्थिर था। 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1/2 गुणा m1 की वैल्यू है 0.5 और u उसका है 16, है ना, तो 2 8 16। तो गतिज ऊर्जा आ गई 8 × 40।
इतनी जूल गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले की थी। टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा वो क्या है, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू बी स्क्वायर, बी का मान लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 0.5 प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर का मतलब है 16/9 है ना। 16 बी स्क्वायर का मान रखेंगे ना, या कहें 4/3 का वर्ग लिख लीजिए पहले। तो इसको हल करिए तो आ जाएगा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा आ रही है 1/2 गुणा 1.5 गुणा 16/9। काट दीजिए इसको, देखिए 2 8 16 हो गया, 3 3 9 3 5 15, तो ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 40/3। तो ये इसको भाग दे दीजिए तो 1.3 और एक बचा 10 में 3 3 9 3, कितने जूल ऊर्जा टक्कर के बाद आ रही है। तो टक्कर में ऊर्जा की हानि कितनी हो रही है, टक्कर में ऊर्जा की हानि, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, तो ये आ जाएगा आपका, घटा दीजिए इसको, तो ये आ गया 7, यहाँ आ गया 6, यहाँ बचेगा 3, 3 में से जाएगा 2, इतने जूल ऊर्जा की हानि हो गई। देखा, तो पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि होती ही है। अंतिम प्रश्न है हमारा, वो थोड़ा अलग है और वो इस पर आधारित है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित है। देखिए, 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 150 मीटर के वेग से चल रही है। यह है 20 ग्राम की गोली, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान गोली का। अच्छा, इसका वेग जो है वो दिया गया है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये एक 150 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली जो 150 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, एक लकड़ी के टुकड़े से टकराकर 10 सेंटीमीटर गहराई तक भेदन करके विराम में आ जाती है। तो टुकड़े द्वारा गोली पर आरोपित औसत बल ज्ञात करो। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय से पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां पर अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य हो गई है क्योंकि गोली जो है विराम अवस्था में आ गई है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम निकालेंगे और वही कार्य के बराबर रख देंगे। हमें निकालना है कि वो गुटका जो है कितना औसत बल लगाएगा। तो ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालिए इसकी, गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 द्रव्यमान है 0.02, v स्क्वायर है 225 है ना। तो इसको हम 150 का वर्ग कर दिया है ना, 150 का वर्ग कर दिया, काट दीजिए 1.01 आ गया, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225 जूल। ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है, अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर है 0 क्योंकि गोली रुक गई है। तो कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, F गुणा x बराबर होता है गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 225 का ही हो रहा है। बल पूछा गया है, विस्थापन कितना अंदर गोली गई है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि 0.1 मीटर है ना। तो विस्थापन कितना है, 0.1 मीटर है, 100 से भाग दे दिया, बराबर हो गया 225 के। F बराबर हो गया 225/0.1, बराबर हो गया हमारा 225 दशमलव हटाया, इतना न्यूटन बल लगेगा। औसतन वो जो टुकड़ा है लकड़ी का वो गोली पर 2250 न्यूटन का औसत बल लगाएगा।
ये भी अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न देखिए, ये सब बेसिक प्रश्न है, मैंने कहा है इनको तो आना ही चाहिए आपको लगाना। और मैं बताता हूं कि कैसे जो है हल करेंगे हैं। जैसे कि यहां पर हमने बताया कि संवेग संरक्षण में हमें बेगों का चिन्ह सहित मान लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज जो है कि सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा ध्यान देना है आपको, सभी बातें समझ में आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।